हार्ट से रिलेटेड वेसल्स मींस धमनियों या रक्त वाहिनियों। हार्ट से रिलेटेड वेसल्स मींस वाहिनियों और भित्ति मींस वॉल्स को पढ़ने के बाद अब हम हार्ट से रिलेटेड वॉल्स मींस कपाट के बारे में पढ़ते हैं। कपाट का कार्य क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकना मींस ब्लड के उल्टे प्रवाह को रोकना। अगर हमसे पूछा जाए कि एक मानव हृदय में कितने कपाट पाए जाते हैं तो आंसर होगा 4 या एक वयस्क मानव के हृदय में टोटल 4 वॉल्व्स होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे भ्रूणावस्था देके पूछा जाए कि भ्रूणीय हृदय में टोटल कितने वॉल्व्स होते हैं तो आंसर जाएगा 6। 2 वॉल्व एक्स्ट्रा होते हैं भ्रूणीय अवस्था में, जबकि वयस्क अवस्था में टोटल 4 वॉल्व्स ही होते हैं। उन 4 वॉल्व्स में से 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो त्रिवलन कपाट और दूसरा है द्विवलन कपाट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, राइट एट्रियम मींस दाएं आलिंद और राइट वेंट्रिकल मींस दाएं निलय के मध्य में ये जो कपाट है इसे बोलते हैं त्रिवलन कपाट। और त्रिवलन कपाट का कार्य क्या है? इस दाएं निलय से रक्त को इस दाएं आलिंद में जाने से रोकना। नेक्स्ट है द्विवलन कपाट, जो कि पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, मींस बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। और इसका कार्य है बाएं निलय से रक्त को बाएं आलिंद में जाने से रोकना। इसके अलावा 2 वॉल्व्स और हैं जो एडल्ट हार्ट में पाए जाते हैं। 2 तो ये हो गए त्रिवलन एंड द्विवलन, और 2 हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व और एरोटिक सेमिलुनर वॉल्व। ये क्या होते हैं इसे समझते हैं। हमें पता है राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाने वाली होती है पल्मोनरी आर्टरी मींस फुफ्फुसीय धमनी, और इस फुफ्फुसीय धमनी पर जो कपाट पाया जाता है वो होता है सेमिल्यूनर वॉल्व मींस अर्ध चंद्राकार कपाट। अर्ध मींस आधे चंद्रमा के जैसा जिसका आकार होता है उसे बोलते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट। तो वो यहां पर पाया जाता है, और क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी पर पाया जाता है इस वजह से इसे बोलते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व मींस फुफ्फुसीय अर्ध चंद्राकार कपाट। 3rd नंबर का ये हो गया। 4th नंबर, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली जो वेसल है उसका नाम है एरोटा मींस महाधमनी, और इस महाधमनी पर भी एक वॉल्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं महाधमनी अर्ध चंद्राकार कपाट मींस एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व। तो एक वयस्क हृदय में टोटल 4 वॉल्व्स होते हैं। फर्स्ट त्रिवलन, सेकंड द्विवलन कपाट, थर्ड फुफ्फुसीय अर्ध चंद्राकार कपाट और 4th महाधमनी अर्ध चंद्राकार कपाट। यहां पर ये जो एरोटा की पोजीशन दिखाई है एग्जैक्टली एरोटा इस लेफ्ट वेंट्रिकल से इस तरीके से आगे की तरफ निकलता है, लेकिन क्योंकि हमने इसे समझने के हिसाब से यहीं पर बना लिया है तो हमने 4 कपाट के बारे में पढ़ लिया। अब ये जो 2 हमने अर्धचंद्राकार कपाट फुफ्फुसीय धमनी और एरोटा पर पढ़े हैं इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है, जैसे अगर मैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व की बात करूं तो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व ब्लड को इस पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल मींस दाएं निलय में जाने से रोकता है, जबकि एरोटा से ब्लड को इस लेफ्ट वेंट्रिकल मींस बाएं निलय में जाने से रोकने का काम ये करता है एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व। तो हमने इन चारों वॉल्व के फंक्शन और इन चारों वॉल्व के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं राइट एट्रियम में हमें पता है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा मींस अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा एवं कोरोनरी साइनस के द्वारा ब्लड आता है। तो भ्रूणीय अवस्था में इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस पर कपाट पाया जाता है इनके खुलने के स्थान पर। तो इंफीरियर वेना केवा पर जो कपाट पाया जाता है उसे बोलते हैं यूस्टेकियन कपाट, जबकि कोरोनरी साइनस पर जो कपाट पाया जाता है उसे बोलते हैं थिबेशियन कपाट।
तो एक भ्रूणी हृदय में टोटल 6 वॉल्व्स होते हैं। 4 तो वही हैं जो वयस्क में है। फर्स्ट ट्रिवलन मीन्स ट्राइकस्पिड, सेकंड बाइकस्पिड मीन्स द्विवलन, थर्ड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, फोर्थ एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व, और 2 हैं एक्स्ट्रा जिनमें से एक है यूस्टेकियन वॉल्व जो पश्च महाशिरा पर पाया जाता है, और दूसरा है थिबेशियन वॉल्व जो कि कोरोनरी साइनस पर उपस्थित होता है। तो ये था कपाट के बारे में। हृदय से संबंधित कपाट को पढ़ने के बाद हम भ्रूणी हृदय से संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल क्या है? फोरामेन ओवेल एक प्रकार का छिद्र है जो कि पाया जाता है अंतरा आलिंद पट मीन्स इंटर एट्रियल सेप्टम पर। अंतरा आलिंद पट जो कि हम जानते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है, वहां पर एक छिद्र पाया जाता है भ्रूणी अवस्था में, उसे बोलते हैं फोरामेन ओवेल। मानव हृदय से संबंधित कपाट के बाद अब हम पढ़ते हैं भ्रूणी हृदय से संबंधित कुछ बिंदुओं के बारे में जो कि हमारे मॉड्यूल में दे रखे हैं। सबसे पहला बिंदु है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल क्या है? फोरामेन ओवेल एक प्रकार का गड्ढा है जो कि भ्रूण में अंतरा आलिंद पट मीन्स इंटर एट्रियल सेप्टम में पाया जाता है। और अगर ये फोरामेन यहां उपस्थित है, इसका मतलब इस दाएं आलिंद का ब्लड चला जाएगा बाएं आलिंद में। तो राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फोरामेन, और इस फोरामेन का नाम है फोरामेन ओवेल। क्या मैं ये कह सकता हूं कि फोरामेन ओवेल की वजह से ब्लड की जो मिक्सिंग है वो होगी? और ब्लड की अगर मिक्सिंग होगी तो इस भ्रूण में या इस भ्रूण के शरीर में मिक्स्ड ब्लड फ्लो करेगा। लेकिन जन्म के पश्चात ये जो गड्ढा है फोरामेन है ये भर दिया जाएगा और इसकी जगह जो संरचना देखने को मिलेगी उसे बोलते हैं फोसा ओवेलिस। अगर फोसा ओवेलिस है इसका मतलब मिक्सिंग बंद हो चुकी है, तो जन्म के पश्चात ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। लेकिन अगर या किसी डिजीज कंडीशन में जन्म के बाद भी ये फोरामेन या गड्ढा खुला रह जाए तो क्या जन्म के पश्चात भी ब्लड की मिक्सिंग होगी? बिल्कुल होगी। और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पेटेंट मींस कोई चीज जो ओपन पहले थी और वो ओपन ही रह जाए तो उसे बोलते हैं पेटेंट। और कौन पेटेंट? फोरामेन ओवेल। तो इस स्थिति का नाम है पेटेंट फोरामेन ओवेल। और इस स्थिति में उस बच्चे का स्किन का कलर ब्लू अपीयरेंस होगा, मींस नीला दिखाई देगा, और ऐसे बेबीज को बोलते हैं ब्लू बेबीज। इसके अलावा एक कंडीशन और है जिसे बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। ये क्या होता है? तो डक्टस आर्टेरियोसस चैनल्स होते हैं किस किस के बीच में? फुफ्फुसीय धमनी और एरोटा के बीच में। कैसे? हमें पता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाने वाला होता है फुफ्फुसीय धमनी मींस पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाने वाला होता है एरोटा, और एक जगह पर इनके बीच में कुछ चैनल्स बन जाते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड एरोटा के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। इन चैनल्स को बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, और ये भ्रूणीय हृदय में पाया जाता है। इसका मतलब भ्रूणी हृदय में मिक्सिंग ऑफ ब्लड के लिए डक्टस आर्टेरियोसस भी जिम्मेदार होता है। तो डक्टस आर्टेरियोसस अगर प्रेजेंट है भ्रूणी हृदय में तो ब्लड की मिक्सिंग होगी, और जन्म के पश्चात डक्टस आर्टेरियोसस हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये चैनल जन्म होने से पहले ही टूट जाएंगे और डक्टस आर्टेरियोसस कन्वर्ट होकर बन जाएगा लिगामेंटम आर्टेरियोसम। जो स्थिति भ्रूणी हृदय में पाई जाती है वो तो है डक्टस आर्टेरियोसस, और जन्म के पश्चात जो स्थिति देखने को मिलती है एक सामान्य मनुष्य में वो है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम है, इसका मतलब ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है, लेकिन
एक ऐसी रोग की स्थिति जिसमें ये डक्टस आर्टेरियोसस जन्म के बाद भी प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, और बिल्कुल पेटेंट फोरामेन ओवल जैसी स्थितियां यहां उत्पन्न होंगी। इसमें भी बच्चे की बॉडी का जो कलर है वो ब्लूइश होगा, नीला होगा, और ऐसे बेबीज को ब्लू बेबीज बोलते हैं। तो ये था भ्रूणी हृदय से संबंधित दो बिंदुओं के बारे में, पहला फोरामेन ओवल और दूसरा डक्टस आर्टेरियोसस। इन दोनों स्थितियों जिनका कि नाम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस या पेटेंट फोरामेन ओवल है, उन दोनों ही स्थितियों में जब बच्चे का स्किन का जो कलर है वो ब्लूइश होता है, तो ऐसी स्थिति जिसमें कि बच्चे के बच्चे की त्वचा का रंग नीला हो जाता है, उसे बोलते हैं साइनोसिस। और ऐसे बच्चों को मैंने पहले ही बताया बोलते हैं ब्लू बेबी। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि भ्रूणीय हृदय के द्वारा या भ्रूणीय परिसंचरण के दौरान कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसे बाईपास किया जाता है, तो आंसर है लंग्स, मींस फेफड़े। क्योंकि भ्रूण में फेफड़े जो हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, और इसी वजह से वहां पर ब्लड, जैसे कि एक व्यस्क अवस्था में हम देखें तो हमारे हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, और वहां से ऑक्सीजनेशन होकर ब्लड फिर हार्ट में आता है। लेकिन ऐसा भ्रूण में नहीं होता, क्योंकि भ्रूण में लंग्स नॉन फंक्शनल है। इस वजह से भ्रूणीय परिसंचरण के दौरान लंग्स को बाईपास किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं हृदय की रक्त आपूर्ति, मींस ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, और इसे बोला जाता है कोरोनरी परिसंचरण, मींस कोरोनरी सर्कुलेशन। ऐसा इस वजह से हम इसे बोलते हैं क्योंकि कोरोनरी आर्टरी की वजह से हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली कोशिकाओं को रक्त की आपूर्ति होती है। इसी वजह से इस सर्कुलेशन को कोरोनरी सर्कुलेशन या कोरोनरी परिसंचरण बोला जाता है। अब हम इसे पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा मींस महाधमनी निकलती है। इस महाधमनी से आगे जाकर ब्रांच डिवाइड होती हैं। उन्हीं में से एक ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी, मींस कोरोनरी धमनी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। आगे जाकर ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट, मींस राइट कोरोनरी आर्टरी एवं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी हृदय के दाएं भाग मींस राइट साइड को ब्लड सप्लाई करती है, जबकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हृदय के बाएं भाग मींस लेफ्ट साइड को ब्लड सप्लाई करती है। धमनी आगे चलकर डिवाइड होती है तो धमनिका बनती है, और धमनिका आगे चलकर डिवाइड होती है तो केशिकाएं बनती है। मींस एरोटा से डिवीजन से बना आर्टरी, आर्टरी के डिवीजन से बना आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल के डिवीजन से बनता है कैपिलरी। क्योंकि सेल के लेवल पर केशिका ही रक्त की आपूर्ति कर सकती है। तो हम देख रहे हैं केशिका जब सेल के पास या हार्ट की वॉल की सेल के पास पहुंचेगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां पहुंचा दिया जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन कोशिका को दे दी जाएगी, CO2 कोशिका से इस ब्लड में आ जाएगा। तो अब इस केशिका के दूसरे साइड में ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, मींस डीऑक्सीजनित रुधिर। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको इन केशिकाओं के द्वारा डाल दिया जाएगा वेन्यूल्स में। फिर वेन्यूल्स आगे चलकर इसे डालेंगी वेन्स, मींस सिराओं में। इन सिराओं का नाम भी धमनी के नाम पर ही होता है, तो इन सिराओं को बोलते हैं कोरोनरी सिराएं। ये भी दो ही पार्ट में होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी सिराएं मिलकर बनाती हैं आगे कोरोनरी साइनस। और हमने पढ़ा था कि कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में खुलता था, जो कि हृदय की दीवारों से अशुद्ध रक्त को लेकर आता था। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम मींस दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाएगा। दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाएगा, और दाएं आलिंद से ये ब्लड फिर आगे दाएं निलय में जाएगा। दाएं निलय से ये फेफड़ों पर जाएगा।
फेफड़ों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद फिर से वही सर्कुलेशन इस तरीके से चलेगा। तो इस परिसंचरण को बोलते हैं कोरोनरी परिसंचरण, मींस कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन के बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हार्ट बीट, मींस हृदय धड़कन। हृदय धड़कन क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। मींस हृदय का लयगत तरीके से या लयबद्ध तरीके से संकुचन एवं शिथिलन, ये कहलाता है हृदय धड़कन। संकुचन को ही सिस्टोल और शिथिलन को ही डायस्टोल भी बोला जाता है। मींस हार्ट का एक बार सिस्टोल करना और हार्ट का एक बार डायस्टोल करना, ये एक हृदय धड़कन कहलाता है। अगर हम इसी को 1 मिनट में निकालें कि कितनी धड़कन 1 मिनट में होती है, तो उसे हम हार्ट रेट मींस हृदय दर बोलते हैं। और हृदय दर सामान्य व्यस्क मनुष्य में होती है 70 से 75 पर मिनट, या इसे हम 72 पर मिनट भी बोलते हैं। तो हमने पढ़ा हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट हार्ट का एक बार संकुचन एवं एक बार शिथिलन, और ये लयबद्ध तरीके से मींस रिदम के साथ होगा। एक बार संकुचन, एक बार शिथिलन, फिर संकुचन, फिर शिथिलन, फिर संकुचन, फिर शिथिलन, इस तरीके से ये लयबद्ध तरीके से होगा। किसी भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है, किसी भी पेशी के संकुचन के लिए जरूरी होता है उस पेशी के पास आवेग का आना। आवेग या तो तंत्रिका तंत्र से आता है या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर से भी आवेग उत्पन्न हो सकता है। तो इस बेसिस पर कि इन पेशियों के लिए, या हम बोल सकते हैं कि हमारे हृदय में जो संकुचन होता है वो हृदय पेशियों के संकुचन की वजह से होता है। तो हृदय पेशियों के संकुचन के लिए आवेग कहां से आ रहा है, इसके बेसिस पर 2 तरीके का हार्ट होता है। अगर हार्ट के बाहर से आवेग आ रहा है तंत्रिका तंत्र से, तो वो हार्ट कहलाता है तंत्रिका जनिक हृदय, मींस न्यूरोजेनिक हार्ट। अगर हृदय के अंदर से ही स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर या विशिष्टीकृत पेशी तंतुओं के द्वारा वो आवेग उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे हृदय को बोलते हैं पेशी जनिक हृदय, मींस मायोजेनिक हार्ट। तो हार्ट हम पढ़ रहे हैं 2 टाइप के, एक न्यूरोजेनिक हार्ट और दूसरा है मायोजेनिक हार्ट। क्या मतलब है इससे? तंत्रिका जनिक हृदय ऐसा हृदय जिसमें तंत्रिका तंत्र द्वारा आवेगों को जनिक मींस उत्पन्न किया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र से उत्पन्न जो आवेग है, इसका मतलब हृदय के बाहर से उन आवेगों को उत्पन्न किया जा रहा है जो कि हृदय स्पंदन के लिए जिम्मेदार है। तो हम समझ सकते हैं कि हृदय स्पंदन के लिए आवेग बाहर से आते हैं, मींस तंत्रिका तंत्र से उत्पन्न होते हैं। कौन से हृदय में? तंत्रिका जनिक हृदय में। तो अगर ऐसे हृदय को मैं बॉडी से बाहर निकाल लूं तो हृदय की धड़कन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि तंत्रिका तंत्र की जो सप्लाई है वो कट हो जाएगी, और इसी वजह से ऐसे हृदय को बॉडी से बाहर निकालने पर हृदय धड़केगा ही नहीं, हृदय की बीट बंद हो जाएगी। अब आते हैं पेशी जनिक हृदय, जो हमारे अंदर पाया जाता है। पेशी मींस कुछ ऐसी विशिष्टीकृत पेशी हैं। वैसे तो पेशियों में तंत्रिका आवेग को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन हमारे हृदय में पाई जाने वाली जो पेशियां, जिन्हें हम हृदय पेशियां बोलते हैं, उनमें से कुछ विशिष्टीकृत पेशी ऊतक, जिन्हें हम नोडल ऊतक भी बोलते हैं, उनके अंदर एक विशिष्ट लक्षण होता है कि वो हृदय आवेग को उत्पन्न कर सकती हैं। तो हृदय स्पंदन के लिए आवेग पेशी जनिक हृदय में हृदय के अंदर से ही उत्पन्न होता है, जबकि तंत्रिका जनिक हृदय में बाहर से उत्पन्न होता है।
तो यहां अंदर से उत्पन्न जो आवेग है वो उत्पन्न किया जाता है विशिष्ट पेशी ऊतक, मींस स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू, जिसे बोलते हैं नोडल टिश्यू या नोडल ऊतक के द्वारा। तो अगर मैं ऐसे हृदय को बॉडी से बाहर निकाल दूं तो भी अगर उस हृदय को प्रॉपर मीडियम दिया जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, तो उस हार्ट की बीट बनी रहेगी, वो हृदय धड़कता रहेगा। इसका मतलब हमारे अंदर जो हृदय पाया जाता है वो कैसा हृदय है? पेशी जनिक हृदय, मींस मायोजेनिक हार्ट है। तो एग्जाम्पल में मोलस्का और कशेरुकी जैसे हमारे अंदर पेशी जनिक हृदय होता है, जबकि तंत्रिका जनिक जो हृदय है वो आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा में पाया जाता है। कुछ एनेलिड्स में ये प्रेजेंट होता है। तो ये हमने पढ़ा दो तरीके का हृदय। यहीं पर हम पढ़ते हैं कि हार्ट बीट जो हृदय धड़कन है, हृदय धड़कन के लिए आवेग के आधार पर तो हमने हृदय को पढ़ लिया, लेकिन जो आवेग उत्पन्न हुए हैं उन आवेगों को हृदय में संचरित भी करना पड़ेगा, मींस उनका कंडक्शन भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, मींस हृदय का संवहन मार्ग। ये क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि हृदय की पेशियों को संकुचन करने के लिए आवेग को उत्पन्न करना होता है, और हृदय के अंदर से ही जब आवेग आता है तो ऐसा हृदय मायोजेनिक हार्ट, मींस पेशी जनित हृदय कहलाता है। और हमारे अंदर मींस मानव में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। और ऐसी पेशियां या ऐसे विशिष्ट पेशी तंतु जो कि हृदयी आवेग को उत्पन्न कर सकते हैं, उन पेशी ऊतकों को बोलते हैं नोडल टिश्यू, या उन्हीं को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, मींस तंत्रिका पेशी ऊतक। पूछा जाए कि तंत्रिका पेशी ऊतक एक प्रकार के विशिष्ट पेशी ऊतक हैं या एक प्रकार के विशिष्ट तंत्रिका ऊतक हैं, तो आंसर जाएगा एक विशेष प्रकार के ये पेशी ऊतक हैं। वैसे तो पेशी में किसी भी आवेग को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन हमारे हृदय के अंदर ऐसी कुछ विशिष्ट पेशियां या पेशी ऊतक होते हैं जो कि आवेग को जन्म देते हैं या आवेग को उत्पन्न करते हैं, और उन्हीं आवेग की वजह से हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हमने आवेग को उत्पन्न करना ये तो समझ लिया, लेकिन हार्ट में, पूरे हार्ट में हमें उसे आवेग को संचरित भी करना पड़ेगा। तो उसी आवेग के संचरण के लिए जो सिस्टम पाया जाता है उसे बोलते हैं कंडक्टिव सिस्टम, मींस हृदय का संवहन मार्ग या संवहन तंत्र। इसमें हम समझ सकते हैं कि ये किससे मिलकर बना होगा, तो ये नोडल ऊतक से बना है। नोडल ऊतक ऐसा ऊतक होता है जिसमें स्व उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। स्व का मतलब सेल्फ, और खुद से। उत्तेजनशीलता का मतलब होता है एक्साइट होना, या हम इसे बोल सकते हैं ऑटो एक्साइटेबिलिटी। खुद से एक्साइट होना, खुद से आवेग को जन्म देना या खुद से आवेग को उत्पन्न करना, ये कहलाता है स्व उत्तेजनशीलता। तो हमारे हार्ट को, जो कि हमारे हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शंस पेशियों की वजह से होते हैं, उन पेशियों के संकुचन के लिए जो आवेग आता है उसको उत्पन्न करने के लिए हमें किसी बाहरी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ऐसे नोडल ऊतक पाए जाते हैं हमारे हृदय में कि वो खुद से ही उस आवेग को उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे गुण को बोलते हैं स्व उत्तेजनशीलता। अब इन नोडल टिश्यूज के निम्न भाग होते हैं, जैसे पहला है ऐसे नोड। ऐसे नोड मतलब साइनोएट्रियल नोड, या इसे बोलते हैं सिरा आलिंद घुंडी, और इसी का ही एक नाम होता है पेसमेकर। क्यों बोलते हैं वो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ऐसे नोड के बाद एक और नोड यहां दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, या इसे बोल सकते हैं आलिंद निलय घुंडी। तो दो तरीके की घुंडियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, या घुंडी बोल दीजिए या पर्व बोल दीजिए, एक ही बात है। तो सिरा आलिंद पर्व और आलिंद निलय पर्व, तो दो तरीके के नोड यहां दिखाई दे रहे हैं।
इन दोनों नोड के बीच में ये जो पाथवे या ये जो फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, इन फाइबर्स या तंतुओं को बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे, मींस इंटरनोडल मार्ग। इस एबी नोड के नीचे थर्ड जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, मींस हिस का बंडल। और यही हिस का बंडल आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मींस दो इसकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो बंडल के ये जो शाखाएं हैं ना बोलते हैं बंडल ब्रांच, और आगे चलकर इनसे तंतु निकलते हैं, उन तंतुओं को बोलते हैं पुरकिंजे तंतु। तो अगर हमसे हृदय के संवहन मार्ग में आवेग का संवहन का क्रम पूछे तो हम ये निकाल सकते हैं कि सबसे पहले आवेग को उत्पन्न किया जाएगा ऐसे नोड से, फिर वो आवेग पहुंचेगा इंटरनोडल मार्ग पे, इंटरनोडल मार्ग से होते हुए वो जाएगा एवी नोड पर, एवी नोड से आगे वो पहुंचेगा इसके बंडल से, इसके बंडल से होता हुआ वो पहुंचेगा लास्ट में पुरकिंजे फाइबर्स, मींस पुरकिंजे तंतुओं पर। तो ऐसे नोड इंटरनोडल पाथ पे, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर्स, ये है आवेग के संचरण का क्रम, पूछा जाता है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे तंतु और हिस के बंडल, इन सभी का लोकेशन क्या है, हार्ट में ये कहां पर स्थित है, पहला इसके बारे में। दूसरा, ये कितने प्रति मिनट की दर पर आवेग को उत्पन्न कर सकते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऐसे नोड के बारे में। ऐसे नोड हमें दिखाई दे रहा है, ये राइट एट्रियम मींस दाएं आलिंद के ऊपरी दाएं कोने में पाया जाता है। तो ऐसे नोड दाएं आलिंद के ऊपरी दाएं कोने में स्थित होता है। इसके अलावा ऐसे नोड कितनी दर पर आवेग उत्पन्न करता है, तो 70 से 75 पर मिनट की दर से ये आवेग को उत्पन्न करता है। और हम ये जानते हैं कि हृदय की दर भी 70 से 75 पर मिनट ही होती है। इसका मतलब हृदय दर के लिए जो आवेग उत्पन्न किए जाते हैं वो ऐसे नोड के द्वारा किए जाते हैं। और इन सभी में, ऐसे नोड में, एवी नोड में और पुरकिंजे तंतुओं में सबसे ज्यादा जो दर पर आवेग को उत्पन्न करता है वो है ऐसे नोड। इसी वजह से हृदय के संकुचन की जो क्रियाविधि है वो अंडर कंट्रोल होती है किसके, ऐसे नोड के। इसी वजह से ऐसे नोड को बोलते हैं पेसमेकर या गति प्रेरक। हमने पढ़ा कि ऐसे नोड सर्वाधिक आवेग की दर को उत्पन्न करता है, हृदय के संकुचन की क्रियाविधि को ये कंट्रोल करता है। इस वजह से ऐसे नोड को पेसमेकर या गति प्रेरक बोला जाता है। तो ऐसे नोड समझ में आ गया। अब चलते हैं एवी नोड पर। एवी नोड हमें दिखाई दे रहा है, ये राइट एट्रियम में है और नीचे की साइड में और लेफ्ट साइड में, मींस राइट एट्रियम दाएं आलिंद के निचली तरफ बाएं कोने में स्थित होता है, जबकि ये दाएं आलिंद के ऊपरी दाएं कोने में स्थित होता था। तो हमने पढ़ा एवी नोड दाएं आलिंद के निचले बाएं कोने में स्थित होता है। अब पढ़ते हैं दर के बारे में। तो एवी नोड 40 से 60 पर मिनट की दर से आवेग को उत्पन्न कर सकता है। ये करता था 70 से 75 पर मिनट, ये करता है 40 से 60 पर मिनट की दर से आवेग को उत्पन्न। और एवी नोड का एक और नाम है, इसे बोलते हैं पेस सेटर। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हिस के बंडल को। तो हिस के बंडल की अगर लोकेशन देखें तो हिस का बंडल इस एवी नोड के ठीक नीचे से निकलकर ये क्रॉस कर रहा है इस सेप्टम को या इस खांच को, जिसे हमने नाम दिया था एवी सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, या इसे बोलते हैं आलिंद निलय खांच। तो एवी खांच को क्रॉस करके, ये हमें दिखाई दे रहा है, इसने ये क्रॉस कर लिया और ये क्रॉस करके इस सेप्टम पर, जो कि दो वेंट्रिकल के बीच में है, और इस सेप्टम का नाम है अंतरा निलय पट या अंतरा निलय खांच, के ऊपरी भाग पर जाकर मिल जाता है, मींस मर्ज कर जाता है, और यहीं पर ये दो भाग में विभाजित हो जाता है और इसे बोलते हैं बंडल ब्रांच या बंडल की शाखाएं।
अब आते हैं लास्ट में पुरकिंजे तंतु पर। पुरकिंजे तंतु कहां पाए जाते हैं, आलिंद में या निलय में? तो आंसर होगा निलयों में। और निलयों में ये उपस्थित हैं और साथ ही साथ ये एंडोकार्डियम स्तर तक फैले हुए होते हैं। ये जो हम देख रहे हैं नोडल टिश्यूज, ये मायोकार्डियम लेयर के ही कुछ विशिष्टीकृत पेशी तंतु हैं। पुरकिंजे तंतु अंदर तक फैले हुए रहते हैं और अंदर वाली लेयर का नाम हमने पढ़ा था एंडोकार्डियम लेयर। अगर हम पुरकिंजे तंतु से आवेग के उत्पन्न होने की दर को देखें तो ये होती है 18 to 25 पर मिनट। सबसे ज्यादा किसकी है? ऐसे नोड की। हम देख रहे हैं पुरकिंजे तंतु की कितनी है, 18 से 25 पर मिनट। तो अगर ऐसे नोड काम कर रहा है तो क्या उस टाइम एवी नोड और पुरकिंजे तंतु भी आवेग को उत्पन्न करने का काम करेंगे? नहीं। जब ऐसे नोड आवेग को उत्पन्न करेगा, अगर ये नॉर्मली काम कर रहा है तो ये एवी नोड और पुरकिंजे तंतु ये केवल आवेग को संचरित करने का काम करेंगे, क्योंकि ये पेस मेकर है, सब कुछ इसके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन फिर क्यों इन्हें एवी नोड और पुरकिंजे तंतु को आवेग को उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान की गई है? तो उसका रीजन ये है, ऐसे नोड के खराब होने के बाद अब आवेग को उत्पन्न करने की जिम्मेदारी आ जाएगी एवी नोड पर। एवी नोड 40 से 60 पर मिनट पर आवेग को उत्पन्न करेगा और पर्सन की कम से कम जान जो है, या पर्सन जीवित अवस्था में रह पाएगा, क्योंकि उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड प्रॉपरली मिलता रहेगा। वो अलग बात है कि 40 से 60 पर मिनट की दर से जा रहा है तो कम जाएगा, लेकिन फिर भी उस पर्सन की जान बची रहेगी। इस वजह से इनको ये आवेग को उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान की गई है। कभी भी जब ऐसे नोड खराब होता है तो उसकी जगह कृत्रिम पेसमेकर आजकल लगाया जाता है, और कृत्रिम पेसमेकर बिल्कुल उसी जगह लगाया जाता है जहां पर कि ऐसे नोड पाया जाता है। और उस कृत्रिम पेसमेकर में जो बैटरी होती है वो लिथियम की होती है। तो ये था ऐसे नोड, एवी नोड, हिस्का बंडल और पुरकिंजे तंतु के बारे में। आपसे पूछा जाए कि आवेग की सर्वाधिक दर जो उत्पन्न कर रहा है उसका क्या नाम है, तो आंसर जाएगा ऐसे नोड। हृदय संकुचन के लिए जो आवेग है उसको उत्पन्न करने का काम कौन कर रहा है, तो भी आंसर जाएगा ऐसे नोड। और अगर आपसे पूछा जाए कि आवेग को उत्पन्न करने की क्षमता किसमें होती है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऐसे नोड, सेकंड ऑप्शन दे रखा है एवी नोड, थर्ड ऑप्शन दे रखा है पुरकिंजे तंतु, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सभी के पास आवेग को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी वजह से इनके गुण को बोलते हैं स्व उत्तेजनशीलता। लेकिन जब ऐसे नोड काम करेगा, आवेग को उत्पन्न करेगा, तो बाकी ये जो दोनों हैं, ये एवी नोड और पुरकिंजे तंतु केवल आवेगों को संचरित करने का काम करेंगे। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है कि आवेग संचरण की गति सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, तो वो पुरकिंजे तंतु में मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि यहां पर ये 18 to 25 पर मिनट, तो ये आवेग संचरण की गति नहीं है, ये आवेग को उत्पन्न करने की दर है। आवेग संचरण का मतलब आवेग उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे नोड ने जब आवेग को उत्पन्न किया तो वो किस गति से वो उन नोडल टिश्यूज में आगे बढ़ रहा है, तो एवी नोड में गति सबसे कम होगी, और पुरकिंजे तंतुओं को, क्योंकि पूरे इस निलय को कवर करना है, इस वजह से पुरकिंजे तंतुओं में आवेग संचरण की गति सबसे तेज होती है। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हृदय स्पंदन का आवेग कहां से उत्पन्न होता है, तो आंसर जाएगा ऐसे नोड। लेकिन इसके अलावा हम ये समझते हैं कि ऐसे नोड से जब इंपल्स जनरेट होगा तो एवी नोड पर पहुंचने में उसे 0.1 सेकंड का समय लगेगा, और इस 0.1 सेकंड की ये जो देरी है ऐसे नोड से एवी नोड पर पहुंचने में आवेग को लगा समय, इसे बोलते हैं नोडल देरी। इस नोडल देरी की वजह से एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन पहले होता है और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बाद में होता है। आगे जब हम हृदय चक्र पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल, तो उसमें देखेंगे
कि कभी भी आलिंद और निलय का संकुचन साथ में नहीं होता। ऐसा क्यों है? उसका रीजन है नोडल देरी। क्यों? कि ऐसे नोड जब इंपल्स को जेनरेट करेगा तो आलिंद का संकुचन स्टार्ट होगा और ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंचने में जो 0.1 सेकंड का समय लगेगा उतनी देर में आलिंद का संकुचन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एट्रियम के सिस्टोल में 0.1 सेकंड का टाइम लगता है। तो आलिंद का संकुचन पहले होगा, फिर उसके बाद एवी नोड पर जब इंपल्स पहुंचेगा तो एवी नोड से वो इंपल्स आगे जाएगा बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस से होते हुए वो आगे जाएगा पुरकिंजे फाइबर में। तो पुरकिंजे फाइबर तक जब पहुंचेगा इंपल्स तभी जाकर इन निलयों का संकुचन होगा। तो हमारे मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया है, उसमें पूछा गया है कि पुरकिंजे तंतु की वजह से किसका संकुचन होता है। तो पुरकिंजे तंतु में जब वो आवेग पहुंच जाता है ऐसे नोड से, तो पुरकिंजे तंतुओं में पहुंचने पर निलयों का संकुचन प्रेरित होता है, मींस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। संकुचन को बोलते हैं सिस्टोल और शिथिलन को बोलते हैं डायस्टोल। तो जब किसी भी पार्ट का सिस्टोल होता है, मान लीजिए एट्रियम का सिस्टोल होगा तो वो ब्लड को पंप करेगा, लेकिन अगर एट्रियम का डायस्टोल होगा तो वो ब्लड को रिसीव करेगा। मींस जब कोई भी कक्ष संकुचित अवस्था में होगा या संकुचन करेगा तो वो ब्लड को पंप कर रहा होगा, जबकि अगर कोई भी कक्ष अनुशिथिलन या फिर डायस्टोल वाली कंडीशन में होगा तो वो ब्लड को रिसीव कर रहा होगा। ये तो हमें समझ में आ गया कि सिस्टोल मींस पंप करना और डायस्टोल में ब्लड को रिसीव करना। एक तो ये बात होगी। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है वो ये है कि ऐसे नोड से जो 0.1 सेकंड की नोडल देरी होती है वो हमें किसमें देखने को मिलती है। तो आंसर जाएगा एवी नोड में। इसके अलावा यहीं से रिलेटेड अब हम पढ़ते हैं हृदय दर। हृदय दर हम पढ़ चुके हैं कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 70 से 75 पर मिनट हार्ट रेट होती है। हार्ट रेट का साइज से भी रिलेशन होता है। किसी भी एनिमल का साइज अगर बड़ा है तो उसकी हार्ट रेट कम होगी, और किसी का साइज एनिमल का छोटा है तो उसकी हार्ट रेट जो है वो ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं चूहे और हाथी की बात करूं तो सबसे ज्यादा चूहे में होगी और सबसे कम जो है हाथी में होगी। इसी तरीके से क्यों ऐसा है कि हार्ट रेट जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि छोटा जो जीव है जिसका साइज छोटा है उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी मींस उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म है उपापचय वो ज्यादा होती है। इस वजह से वहां हार्ट रेट ज्यादा करनी पड़ती है, जबकि बड़े जीवों में उपापचय दर मींस मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से उनमें हार्ट रेट कम होती है। अभी हमने कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट को पढ़ा जो कि हृदय स्पंदन के लिए जिम्मेदार था, मींस हृदय की धड़कन के लिए जिम्मेदार था, जो कि हार्ट के सिस्टोल एवं डायस्टोल के लिए जिम्मेदार था। अब हम पढ़ रहे हैं हृदय स्पंदन का नियमन मींस रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हृदय का स्पंदित होना एक अनैच्छिक क्रिया होता है, मींस एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, और इसी वजह से क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल किया जाता है हमारे मेडुला ऑब्लोगेटा जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है उसके द्वारा। तो यहां पर हम दो प्रकार से हार्ट बीट का रेगुलेशन देखते हैं, एक तो तंत्र का तंत्र द्वारा और दूसरा जो है हार्मोनल सिस्टम द्वारा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं तंत्रिकीय नियमन मींस नर्वस कंट्रोल, कैसे नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। सबसे पहले तंत्रिकीय नियमन में इसे कंट्रोल किया जाता है मस्तिष्क में पाए जाने वाले मेडुला ऑब्लोगेटा द्वारा, और मेडुला ऑब्लोगेटा में भी एक सेंटर पाया जाता है जिसका नाम है कार्डियक सेंटर। उसके द्वारा तंत्रिकीय नियमन या नर्वस कंट्रोल होता है हार्ट बीट का।
कैसे? कार्डियक सेंटर में दो इकाई होती हैं, पहला हृदय त्वरित केंद्र और दूसरा हृदय संनमन केंद्र। मींस एक होता है कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर और दूसरा होता है कार्डियो इनिबिटर सेंटर। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, एक्सेलरेटर, जैसे हम गाड़ी या बाइक को जब स्टार्ट करते हैं तो उसका एक्सेलरेटर लेते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे ही हृदय त्वरित केंद्र जब आवेग को भेजेगा तो हृदय दर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हृदय संनमन केंद्र की बात करें, मींस कार्डियो इनिबिटर सेंटर की अगर हम बात करते हैं, तो इससे जब आवेग आएगा तो हृदय दर जो है वो घट जाएगी। कैसे? हृदय त्वरित केंद्र मींस कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर से निकलने वाली जो नर्व हैं उन्हें बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स, मींस सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं। तो इनसे एक जोड़ी सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कि ऐसे नोड से जुड़ी हुई रहती हैं, और जब इस केंद्र से आवेग आता है तो हृदय दर बढ़ जाती है, मींस हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। अब आते हैं हृदय संनमन केंद्र पे। हृदय संनमन केंद्र से निकलने वाली जो एक जोड़ी तंत्रिका हैं उनका नाम है वेगस तंत्रिका। वेगस तंत्रिका कपाल तंत्रिका होती है और कपाल तंत्रिका में भी ये नंबर 10 क्रेनियल नर्व होती है, मींस 10वीं कपालीय तंत्रिका होती है। तो 10वीं कपालीय तंत्रिका वेगस तंत्रिका द्वारा हृदय संनमन केंद्र ऐसे नोड से जुड़ा हुआ रहता है, और जब हृदय संनमन केंद्र से आवेग आता है तो हृदय दर को घटा दिया जाता है। तो हमने पढ़ा कि हार्ट रेट का नियमन तंत्र की है। सबसे पहले तंत्र की नियमन मींस नर्वस कंट्रोल में इसे कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसमें पाया जाता है एक सेंटर जिसका नाम है कार्डियक सेंटर। उसके दो भाग हैं, एक है कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर जो हृदय दर को बढ़ाने का काम करता है, और दूसरा है कार्डियो इनिबिटर सेंटर जो कि हृदय दर को घटाने का काम करता है। कुछ क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे हम आगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि दो तरीके के तंत्रिका तंत्र होते हैं। तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मींस परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में ही आगे जाकर हम दो सिस्टम के बारे में और पढ़ते हैं, एक कहलाता है सिंपैथेटिक मींस अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक मींस परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। पूछा जाता है कि अगर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को प्रेरित किया जाए, मींस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाए, तो हृदय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये जान रहे हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर हम स्टिमुलेट करेंगे तो सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं आवेग को जब लेकर आएंगी तो हृदय दर बढ़ जाएगी। तो हम देख रहे हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का प्रेरण करने पर हृदय दर बढ़ जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि हृदय दर से संबंधित का होता है कार्डियक आउटपुट, ये क्या होता है, ये हम हृदय चक्र मींस कार्डियक साइकिल में अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे हम यहां पर समझ लें कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो एक मिनट में किसी भी एक वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट इक्वल टू मींस बराबर होता है हृदय दर इनटू स्ट्रोक आयतन। अब ये स्ट्रोक आयतन भी हम हृदय चक्र मींस कार्डियक साइकिल में ही पढ़ने वाले हैं। तो अगर हृदय दर बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने पर हार्ट रेट बढ़ती है, साथ ही साथ निलय के संकुचन की सामर्थ्य बढ़ जाती है, और साथ ही साथ कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। निलय संकुचन सामर्थ्य का मतलब है कि निलय जितने ब्लड को नॉर्मली पंप करता है उससे ज्यादा करेगा तो निलय संकुचन की सामर्थ्य बढ़ जाएगी, उससे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अब आते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रेरण से क्या प्रभाव होगा। तो जैसा सिंपैथेटिक काम करता है उसके जस्ट अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है। सिंपैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, और हम ये जानते हैं इमरजेंसी कंडीशन या डर लगने पर हृदय दर बढ़ जाती है, और ये हृदय दर के बढ़ने से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा और
इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रेरण से ये तीनों में चेंज आएगा और ये बढ़ जाएंगे। अब आते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, लेकिन अगर मैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को प्रेरित करूं, मींस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाए, तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है उसका नाम है वेगस तंत्रिका। और वेगस तंत्रिका को अगर हम प्रेरित करते हैं तो ये हृदय दर को और घटा देगी, मींस हृदय दर घटेगी, इससे कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा और साथ ही साथ निलय के संकुचन की सामर्थ्य भी घट जाएगी। तो हमने पढ़ा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रेरण से हृदय दर, निलय संकुचन सामर्थ्य और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाते हैं। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रेरण से हृदय दर, निलय संकुचन सामर्थ्य और कार्डियक आउटपुट घट जाते हैं। और ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, इस वजह से इन्हें अच्छे से याद रखना है। तो ये तो हो गया तंत्रिकीय नियमन। अब आते हैं हम हार्मोनल या अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा कैसे नियमन किया जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोन जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, जैसे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि एड्रिनल मेडुला ग्रंथि से निकलते हैं। और एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। एड्रिनल मेडुला से ये दोनों हार्मोन तब निकलते हैं जब हमारे शरीर में एक इमरजेंसी कंडीशन हो, तो उस समय एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही साथ थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन भी हार्ट रेट को बढ़ाता है। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्व जो कि सिंपैथेटिक नर्व मींस सिंपैथेटिक तंत्रिका या अनुकंपी तंत्रिकाओं द्वारा निकलने वाला जो हार्मोन है उसे बोलते हैं सिंपैथेटिन। तो हम ये जान रहे हैं कि सिंपैथेटिक तंत्रिका जब काम करेगी तो हृदय दर बढ़ाएगी, तो सिंपैथेटिक तंत्रिकाओं से निकलने वाला सिंपैथेटिन हार्मोन जब निकलेगा तो इसके द्वारा भी हार्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। मैं एक लाइन में ये सब बोल सकता हूं कि एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, थायरोक्सिन और सिंपैथेटिन ये सभी हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि वेगस तंत्रिका से निकलने वाला एसिटाइल कोलिन ये हार्ट रेट को कम करने का कार्य करता है। तो ये था हार्मोनल नियंत्रण और ये था तंत्रिकीय नियंत्रण।